अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पैटी कैश। इंतहा ही सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले पैटी कैश को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यार जो बिजनेस होता है ना, इसमें बड़े खर्चे भी होते हैं और छोटे खर्चे भी होते हैं। अभी जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे एज्यूम करो मैं एक ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैक की गुलबर्ग ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पैक की गुलबर्ग ब्रांच से जाना होता है पैक की गार्डन टाउन कैंपस। दो कैंपसेस हैं। अब एक जगह से दूसरे कैंपसेस में जाने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, और मैं पैक वालों को कहता हूँ मुझे ना आप अमाउंट दें मुझे पैसे दें। मैंने ना क्या कहते हैं उबर करवानी है, मैंने करीम करवानी है और मैंने जाना है, मतलब टैक्सी फेयर मुझे चाहिए, और आप मेरे पैसे दें और मैं जाऊंगा। अब एज्यूम करो मेरे पास अपने पैसे नहीं पड़े हुए, तो मैं अब जाऊंगा पैक को कहूंगा पैसे दो, वो मुझे पैसे देंगे और मैं जाऊंगा। अब इस तरह रोज रोज चलता रहेगा तो ये मसला नहीं हो जाएगा। एक मतलब इतने बड़े हिसाब किताब के अंदर मैं बीच में बोली जा रहा हूँ मुझे 200 रुपये चाहिए, मुझे 250 रुपये चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल बैठे बैठे मेरा दिल किया कॉफी पीनी है, मैंने कहा कॉफी लेके आओ, अब मैं पैक से जाके अकाउंटेंट को जाके कहूँ मुझे कॉफी के लिए पैसे दो। तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। तो जब आप बिजनेस पर्पज के लिए छोटे मोटे स्मॉल एक्सपेंसेस करने होते हैं ना, तो होता ये है कि बिजनेस कहता है कि भाई हम लोगों ने बड़े फैसले भी करने हैं, हम लोग बड़े हिसाब किताब कर रहे हैं। बीच में ये छोटे एक्सपेंसेस जो ये स्मॉल एक्सपेंसेस है ना, ये बहुत ज्यादा टेंशन डाल रहे हैं। ये वाले एक्सपेंसेस हैं, ये बहुत ज्यादा टेंशन डाल रहे हैं। जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं बहुत ज्यादा टेंशन डाल रहे हैं। अब इनका क्या किया जाए, फिर इनको एक अलहदा से हिसाब किताब में ले जाया जाता है, एक अलहदा से इनकी कैटेगरी बना दी जाती है, जिसे आप बोलते हो पैटी कैश। ये पैटी कैश वो कैश होता है जो कि बिजनेस मेंटेन या रखता ही इस वजह से अलहदा से कि जितने भी छोटे खर्चे बिजनेस ने करने हैं वो इसी में से करने हैं। इसमें आपकी स्टेशनरी खरीदनी है, आपने कोई स्टैम्प्स खरीदनी है, आपने कोई पेजेस खरीदने हैं, कोई आपका कोई गेस्ट आ जाता है, आपने उसको चाय चाय पिलानी है, वो कोई कॉफी पीनी है, या टैक्सी फेयर आपको चाहिए, या कोई छोटे मोटे जितने खर्चे ना। अकाउंटेंट यार और बड़े कामों में इन्वेस्टमेंट्स के चक्रों में लगा हुआ है, अकाउंटेंट ने बड़े सैलरीज के चक्रों में लगा हुआ है कि देनी है सैलरीज, कैश मैनेजमेंट के चक्रों में लगा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो भाई ये छोटे खर्चों के लिए इसी वजह से एक अलहदा से मेंटेन किया जाता है, एक हिसाब किताब, एक बॉक्स मेंटेन किया जाता है, एक हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है, और उस कैश को बोला जाता है कि ये पेटी कैश है, ठीक है। अब पेटी कैश होता किस तरह, मतलब देखो वो दो केसेस हैं। एक केस ये होता है, एक केस मैंने ये लिखा हुआ है देखो, ऑपरेशन ऑफ पेटी कैश, मतलब पेटी कैश को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, होता क्या है, किस तरह ये ऑपरेट होता है। स्टेप वन, एम्प्लॉइज पर्सनली पेज। एम्प्लॉय पर्सनली पेज का मतलब ये है, देखो एज्यूम करो मुझे ना, मेरे ना एक कॉलेज ने कहा कि आप ना इस जगह जाओ। अब मैं किस पर्पस के लिए गया, बिजनेस पर्पस यानी पैक। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इदारे के लिए गया, ऑब्वियसली मैं अपने इदारे के लिए जब जाऊंगा तो वो मेरा पर्सनल मकसद नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता मैंने पर्सनली अपने यहाँ से अपने दोस्त की तरफ जाना है, अपने कॉलेज से दोस्त की तरफ जाना है, तो वो मैं अपने खर्चे पे जाता। लेकिन अब मैं फॉर एग्जाम्पल इदारे के किसी काम से किसी जगह पे गया, और मैंने अपने अमाउंट पर्सनली पे कर दी। मैंने कोई टैक्सी फेयर, कोई उबर का जो रेंट होता है वो मैंने पर्सनली पे कर दिया, अपनी जेब से निकाल के पे कर दिया। जब मैंने पे किया, मैं दूसरी जगह पहुंचा, वापसी भी मैंने अपने ही पैसे दिए, मेरे लगे 500 रुपये। अब काम किसका था, पैक का। मैं तो वहां पे एम्प्लॉय था, मैं गया उठा और दूसरी जगह जाके अपनी जेब से पैसे 500 लगाए और वापस आया। तो क्या मैं ये 500 ने बख्श दूंगा? मैं कहूंगा भाई ये तो मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो सैलरी में गुजारा कर रहा हूँ, एंडोमोड में गुजारा, ऐसे एंडोमोड में गुजारा कर रहा हूँ। तो ये मुझे वारा नहीं खाता, आप तो रोज रोज मुझे बेचते रहेंगे। तो ये नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें, आप पहले पर्सनली पे कर दिए ना, आप जस्ट आए हमारे पास, यानी कि किसके पास, पैटी कैश वाले बंदों के पास, पैटी कैश वालों के पास, और आके जस्ट रीक्लेम कर लें। स्टेप टू क्या होता है, जब आप पर्सनली पे करते हो, एम्प्लॉय पर्सनली पे करता है, तो रीक्लेम्स द अमाउंट। आप आके हमें रिसीट दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि आपने ये बिजनेस के लिए यानी पैक के लिए खर्चा किया है, तो आप हमें कोई प्रूफ दिखाएं। कोई होती है ना रिसीट्स वगैरह, मैंने आके उसे रिसीट दिखा दी, कोई प्रूफ दिखा दिया, तो मैंने वो कैश मुझे रिक्लेम हो जाएगा, यानी वापस वो कैश मुझे मिल जाएगा। और ऑब्वियसली अब बिजनेस का खर्चा या था या हमारा था, ऑब्वियसली मैंने भी बोला बिजनेस ने मुझे भेजा है। अगर बिजनेस ने भेजा तो बिजनेस इसको क्या ट्रीट करेगा, एज अ एक्सपेंस। हमने एलिमेंट पढ़े थे ना, एलिमेंट के अंदर ये क्या होगा, एक्सपेंस, यानी पेटी कैश एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। यहाँ से ये बात पक्की रखना, पेटी कैश एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, ठीक है। और दूसरा केस पेमेंट इन एडवांस वाला है। पेमेंट इन एडवांस का मतलब ये है, एज्यूम करो मैंने, पैक वालों ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा सर आपने फौरी तौर पे उठना है और इस जगह पे पहुंचना है, 5 क्या कहते हैं
बजे आपकी मीटिंग है, 5 बजे आपकी मीटिंग है, 4 बज गए हैं, आप फौरी तौर पे पहुंचे। मैं उठता हूँ, भाग के जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार आज तो मेरे पास कैश ही नहीं है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ पेटी कैश के पास और उन्हें कहता हूँ मुझे मुझे एडवांस में पे कर दो, मुझे एडवांस में पे कर दो। तो वो मुझे एडवांस में भी पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहले पर्सनली खर्चा करूंगा। हाँ, अगर मैंने बिजनेस मकसद के लिए पहले खर्चा कर लिया वो भी मिलेगा, या फिर मेरे पास पैसे ही नहीं पड़े हो तो मैं उन्होंने भाई पेमेंट करो मुझे एडवांस में, मैंने बिजनेस के लिए जाना तो वो मुझे कर सकते हैं। तो पेमेंट इन एडवांस भी हो सकती है और मैं उनसे लूंगा वो पैसे और पैसे लगा दूंगा, क्योंकि बिजनेस का खर्चा था वो भी ट्रीट क्या होगा, एज एक्सपेंस ही ट्रीट होगा, क्योंकि एट लास्ट वो बिजनेस आपके लिए वो खर्चा ही है। बिजनेस उसको बिजनेस जो है वो उसे फायदा हासिल कर रहा है, और मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉय से फायदा हासिल कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस बेनिफिट रिसीव का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे का सारा मामला कि पैटी कैश में अगले बंदे से ले रहा हूँ। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ कि जो भी चीज हम बिजनेस के अंदर करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर चीज का रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो ये चैप्टर में भी हम थोड़ी बहुत ये पढ़ेंगे कि जो पैटी कैश है उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है। तो हम अगला हमारा पॉइंट यही है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है, ठीक है। अभी ये जो मैंने बनाया हुआ है इसके बारे में बताता हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, पहले इस तरफ डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है। तो पैटी कैश होता पता है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैटी कैश वाले के पास गया, जिस जो पैटी कैश मेंटेन कर रहा है, पैटी कैश मैनेजर, मैंने पैटी कैश मैनेजर को बोला मुझे पैसे चाहिए 500। उसने मुझे 500 दिए। कल को मैं मुकर जाऊं मुझे 500 मिले ही नहीं है, कैसे पता चलेगा, वो कैसे साबित करेगा, मैं कैसे साबित करूंगा। तो इसके लिए कि कोई फ्रॉड ना करे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। होता ये है कि मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ये 500 चाहिए, उसके पास एक पड़ा होता है पैटी कैश वाउचर, पहला डॉक्यूमेंट पैटी कैश वाउचर। वो पैटी कैश वाउचर ओपन करता है, ठीक है, ये रहा पैटी कैश वाउचर। उसके ऊपर लिखता है पैटी कैश नंबर। अब पैटी कैश नंबर का मतलब ये होता है कि हर पैटी कैश को सीक्वेंस के मुताबिक नंबर दिए जाते हैं कि दरम्यान में फ्रॉड ना हो सके। एज्यूम करो कि मुझसे पहले 4 बंदे पैसे ले गए हैं और अब पांचवा मैं हूं, तो पैटी कैश नंबर पैटी कैश वाउचर 5। डेट फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो 1 जनवरी 2021। अब नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उसने कहा कि मैंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाना है तो मुझे टैक्सी का खर्चा चाहिए, तो वो लिख देंगे कि टैक्सी फेयर और मिस्टर एहसन जुबैर, ऐसे वो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जैसे भी अपने मुताबिक। अमाउंट उसने मुझे 500 दिया, वो ऐसे 500 लिख देगा। और खुद वो क्या करेगा, जो मैनेजर होगा वो यहाँ पे साइन कर देगा। कर दी साइन। अब सिर्फ साइन जरूरी नहीं होते, ये चीज साइन के साथ ऑथराइज भी होती है। देखो जब बिजनेस से कैश निकलता है ना, बिजनेस के लिए बड़ी एक खतरनाक बात है कि एकदम से कैश जा रहा है, तो भाई उसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो ये ना हो कि बस एक बंदा साइन, अगर मेरे साथ पेटी कैश मैनेजर मिला वो साइन करके दे दे तो मसला हो जाएगा। मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ ये मैंने बिजनेस के लिए किया, मैंने बिजनेस के लिए ना अज्यूम करो ना किया हो, ये तो बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, इसके हल के लिए फिर एक ऑथराइजेशन भी होती है, यानी कि एक सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, एक चीफ अकाउंटेंट भी हो सकता है, जिसको भी आप एलोकेट करोगे यार आप, पहले वो बंदा नॉर्मल मैनेजर साइन करेगा, फिर सीनियर मैनेजर या जो भी आपने एलोकेट किया वो उसको ऑथराइज करेगा, वो ऑथराइज करने वाला यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है, ताकि दोनों उसके फिर हों रिस्पॉन्सिबल, कल को कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। और ये पेटी कैश वाउचर लिख लेगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और पॉइंट भी होता है, एक और पॉइंट भी होता है कि एक यहाँ पे सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर के नहीं होते, मैनेजर के तो होते ही हैं, ऑथराइजेशन सिग्नेचर मैनेजर की तरफ से तो होती है, एक जो पैसे लेने आया है उसके भी होंगे। यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा कि ये मैं ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब ये मेरे सिग्नेचर है। ज्यूम करो कि मैं एज एम्प्लॉई गया तो मैंने जाके कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो मुझसे सिग्नेचर करवाएगा, क्या बेटा तू सिग्नेचर कर। दोनों पार्टीज यानी कि पैसे लेने वाला और पेटी कैश से पैसे देने वाला, दोनों सिग्नेचर करेंगे उसके ऊपर, ताकि कल को कोई फ्रॉड हो तो दोनों के पास सबूत हो, दोनों को पता हो भाई देख लो पेटी कैश वाउचर, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज होने के बाद मैं एक मरतबा पहले एग्री करूंगा, साइन करूंगा, तो फिर जाके वो मुझे पैसे मिलेंगे और वो मैं पैसे आगे यूज कर सकूंगा, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे एज्यूम करो कि छोटे मोटे खर्चे हैं, छोटे मोटे से मुराद चाय का खर्चा, कॉफी का खर्चा, ऑब्वियसली इनके लिए कोई, अब आप चाय कहीं पीने गए हो बाहर, आपको कोई रिसीट या इनवॉइस तो नहीं मिलेगी ना, ठीक है।
या इस तरह का तो कोई सीन नहीं होता, ढाबों पे तो ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई, ये छोटे मोटे खर्चे इसमें तो नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, जैसे आप कहीं गए और आपको वहां की रिसीट मिल जाती है, जैसे अज्यूम करो मैं करीम पे गया, करीम मतलब कि करीम राइड मैंने करवाई फ्रॉम एक ब्रांच टू दूसरी ब्रांच, और एज्यूम करो कि उनके अंदर ये सिस्टम है कि रिसीट देते हैं, वो एज्यूम कर लो सिर्फ, उन्होंने मुझे रिसीट दी, वो रिसीट अगर मैंने इनको ला के दे दी कि ये देखें ये मैंने बिजनेस के लिए खर्चा किया है, तो इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कि ये सपोर्ट कर है, इसे बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है कि जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है, प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन कह लो, ठीक है, प्रूफ ऑफ द एक्सपेंस कह लो, तो वो प्रूफ होता है जिसको वो मैं जाके दिखा सकता हूँ। और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको फिर पेटी कैश वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है। अटैच इसलिए किया जाता है कि कल को ये पेटी कैश वाउचर तो है ही है, उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है कि भाई ये वजह है एक्चुअल जिस वजह से मैंने इसको इस बंदे को इतने पैसे दिए, या एज अ एम्प्लॉय मैंने इससे पैसे इतने लिए, ठीक है। तो पैटी कैश के मतलब समझ, यहाँ तक कि मतलब बेसिक लेवल पे देखा जाए तो पैटी कैश इज नॉर्मल कैश जो छोटे खर्चों के लिए होता है, और एम्प्लॉय जाता है और पैटी कैश मैनेजर से वो पैसे निकलवा सकता है और उससे बिजनेस के खर्चे कर सकता है, पर्सनल खर्चे नहीं, बिजनेस के खर्चे, ठीक है। आप ऑब्वियसली अब जहाँ पे कैश होता है वहां पे सिक्योरिटी बड़ी जरूरी होती है, जहाँ कैश वहाँ सिक्योरिटी। तो इसके ये इस टॉपिक में जैसे मैं ये पॉइंट पढ़ना है कि भाई कैश अगर आपने रखा है किसी मैनेजर को दिया है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी मतलब कि कैश हैंडलिंग, जो कैश हैंडल कर रहा है वो प्रॉपरली इसको हैंडल करे, प्रॉपर उसके पास चाबी हो, और पता हो सबको कि यार इस बंदे के पास चाबी, यानी कि उसको पता हो कि मेरे पास चाबी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई मसला होता है जिसके पास चाबी है वो रिस्पॉन्सिबल, उसको सजा मिले उस चीज की, अगर वो कोई फ्रॉड होता है तो पैसों में कमी आती है, उसकी सैलरी में से अमाउंट कटे, ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको सैलरी जो दी जा रही है, वैसे नॉर्मली जो उसको सैलरी दी जा रही है पेटी कैश के मैनेजर को, वो उस ऑथराइजेशन की दी जा रही है कि तुम्हें इस सीट पे बिठाया गया है, तुम लायबल हो, तुम क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल हो अगर कोई इशू होता है, और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए बोनसेस है, ठीक है। तो कैश हैंडलिंग में देखा जाता है कि कैश प्रॉपर्ली हैंडल हो रहा है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब ये कि ये नहीं कि पेटी कैश के मैनेजर को सब कुछ असाइन कर दो। एज्यूम करो मैं एक बंदा हूँ और मुझे ही पेटी कैश का मैनेजर बनाया गया है, मैंने ही उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, ऑथराइज करना है, और सारा काम मुझे ही दे दिया गया। और मेरा कोई दोस्त आ जाता है, मेरा कोई दोस्त आ जाता है और मुझसे पैसे मांगता है, मैं कोई फ्रॉड करके कोई गलत बना देता हूँ, ठीक है, गलत चीज गलत गलत एक्सपेंस लिख के, झूठ के एक्सपेंस लिख के प्रूफ करके तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ, भाई फ्रॉड हो गया ना। अब एज्यूम करो दो बंदे हैं, एक की अगर जान पहचान है भी तो दूसरा जब साथ होता है ना, याद रखना अकेले जो है, अकेले अकेले चांसेस ज्यादा होते हैं कि बंदा फ्रॉड करे, लेकिन जब दो होते हैं ना तो बंदा कहता है यार ये मेरा जानने वाला है, किसी को कल को बता ही ना दे, ठीक है, चाहे मैं उसे अगर मैं उसे मनाने की कोशिश करूँ यार मेरे जानने वाला है मैंने ऐसे ऐसे करना है, तो दूसरा उस वक्त तो हाँ कर दे लेकिन बाद में जाके मालिक को बता दे कि इसने ऐसे किया है। तो इसे बोलते हैं कि ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना, डिवाइड करना, यानी एक अगर जहाँ कैश इन्वॉल्व है वहां पे एक बंदा ना हो, वहां पे दो तीन बंदे हो, ताकि सबके दिमाग में अगर फ्रॉड आ भी जाता है ना तो सबको ये भी डर हो कि दूसरा बंदा कहीं सीनियर मैनेजर को बता ना दे या हमारे खिलाफ कोई बगावत ना कर दे, इसलिए ड्यूटीज को सेग्रीगेट डिवाइड किया जाता है ताकि कोई फ्रॉड के चांसेस कम से कम हो। तो सिक्योरिटी ऑफ कैश इस तरह की जाती है, ठीक है। इसके अंदर और बड़े पॉइंट्स हैं कि जो आपका जो ड्रॉअर है, जो दराज है जिसमें आपने पैसा रखा है या बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर सिर्फ कंट्रोल एक ही बंदे का होना, जिस बंदे को कहा वही होना चाहिए। जब वो ओपन करे कैश गिने तो वो अकेला ये बंदा कैश गिना तो यही बंदा कैश गिनेगा, ये नोट करे तो ये सारे सिक्योरिटी के कैश इधर उधर ना हो, किसी इररेलीवेंट बंदे के हाथ में कैश ना पकड़ाए, चाहे तुम्हारा जितना मर्जी जानने वाला है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जाम्पल मेरी फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर एज्यूम करो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो मेरा दोस्त है और मैं वहाँ पेटी कैश मैनेजर हूँ, तो प्रोडक्शन मैनेजर गुजरता गुजरता कि यार दिखा यार पेटी कैश, वो हाथ में पकड़ा इधर उधर हो जाए, चाहे मेरा जानने वाला है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से दोनों अननोन है, मतलब मालिक के हिसाब से तो दोनों को ड्यूटीज दी गई है, तो भाई इरेलीवेंट बंदे को अपना कैश दो, ये भी सिक्योरिटी में आता है। तमाम सिक्योरिटीज के यार कैश इधर उधर ना हो, ये सारे सिक्योरिटी ऑफ कैश में आते हैं। अब याद है कि मैंने हम लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है कि एक थे जनरल जर्नल और एक हमने पढ़ी थी डे बुक्स, और डे बुक्स के अंदर नॉर्मली हमने सेल्स डे बुक देखी, परचेज डे बुक देखी, कैश डे बुक देखी, एक होती है पेटी कैश डे बुक, पेटी कैश डे बुक। तो पेटी कैश डे बुक को हम पढ़ने लगे हैं। पेटी कैश डे बुक क्या होती है, ये देखो पेटी कैश बुक मैंने बनाई हुई है, सिंपल आपको पेपर के अंदर पेटी कैश बुक बनाने के लिए, यानी ये जस्ट आपको लॉजिक समझाने के लिए कि पेटी कैश बुक होती किस तरह। देखो
सबसे पहले इसका एक कॉलम होता है डेट का, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाली हेडिंग पढ़ूँ फिर एक एक करके पढ़। पहले डेट, उसके बाद रिसीट्स। अच्छा, रिसीट्स का मतलब ये होता है, रिसीट्स का मतलब ये होता है, रिसीट्स पे भी मैं बाद में आता हूँ, रिसीट्स पे भी मैं बाद में आता हूँ, 2 मिनट रुको, पहले सारा एक्सप्लेन कर दो फिर बताता हूँ। उसके बाद ये भी रिसीट्स एज्यूम करो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वाउचर नंबर, वो वाउचर मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो, ये वाउचर नंबर 5, ये बनाया है मैंने। तो ये वाउचर का नंबर लिखो, जैसे यहाँ पे 340, उसकी डिटेल कि किस वजह से। उसके बाद टोटल पेमेंट लिखो, जिसमें मैंने तुम लोगों को सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक में बताया हुआ कि एक टोटल का कॉलम होता है, उसके बाद अ, वो ब्रेक डाउन कॉलम्स होते हैं, उसकी जो उसकी डिटेल्स होती हैं, जैसे सेल्स डे बुक में हमने देखा है टोटल, ये टैक्स, ये ग्रोस, टोटल ग्रोस अमाउंट था, फिर टैक्स, फिर नेट अमाउंट। परचेज में भी इसी तरह यहाँ पे, अब टोटल के आगे फिर एक कॉलम बनता है टैक्स का, टोटल के आगे कॉलम अंदर सेल्स टैक्स का। उसके बाद फिर ब्रेक डाउन होता है तमाम खर्चों का, जैसे ट्रैवल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, पोस्टेज, ये जो स्टैंप्स वगैरह। उसके बाद स्टेशनरी, सन्ड्री, सन्ड्री मतलब कि इधर उधर के छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। तो अब एज्यूम करो कि सबसे पहली जो पेटी कैश का खर्चा हुआ है वो स्टैंप्स का हुआ है, स्टैंप्स आपने खरीदनी थी, ठीक है, वो थी 7.10। 7.10 का मतलब कि 7 डॉलर 10 सेंट, ये जो दो कॉलम बनाए हुए ना, दो कॉलम, सेवन और ये एक के नीचे, इसका मतलब ये है कि 7 डॉलर 10 सेंट्स की बात की है, 7 डॉलर 10 सेंट्स, ठीक है। अब जैसे वो रुपीस के साथ पैसा होता है ना, पैसा जैसे 1.5 रुपीज का मतलब ये है कि 1 रुपया 50 पैसे, तो इस तरह वहां पे बोला जाता है 7 डॉलर 10 सेंट, ठीक है। अब ये 7 डॉलर 10 सेंट मैंने यहाँ पे टोटल में लिखा, फिर ब्रेक डाउन में जाके टोटल के अंदर तो मैंने सिर्फ टोटल लिखनी है ना, टोटल अमाउंट जितनी लगी है। आगे मैंने ब्रेक डाउन में बताना कि किसकी वजह से लगी है, तो मैंने आगे लिखा पोस्टेज, क्योंकि देखो स्टैंप है ना, तो पोस्टेज के अंदर लिखा 710, ठीक है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए। स्टेशनरी, स्टेशनरी में टोटल अमाउंट थी 28 डॉलर, 28 आगे 00 तो 28 डॉलर। इसमें उसने ना सेल्स टैक्स भी यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो देखो सिर्फ एक पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट समझ लो कि अगर उसने क्वेश्चन में, अगर उसने दिया हो ना सेल्स टैक्स के साथ क्वेश्चन, कि सेल्स टैक्स भी है, तो फिर आपने सेल्स टैक्स अलहदा लिखना है और टोटल अमाउंट अलहदा लिखनी है और बाकी अमाउंट आगे लिखनी है। जिस तरह ये देखो, 28 रुपीज आपने स्टेशनरी के लिए पे किए, ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे टोटल अमाउंट में 28 लिखा, उसमें से आपको पता है 4.66 जो है ना सेल्स टैक्स है। तो ऑब्वियसली बाकी फिर क्या होगी, अमाउंट होगी जो कि उस चीज की अमाउंट होगी टैक्स से हट के 23.34। 28.00 में से मैं 4.66 माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 23.34, जो कि बाकी अमाउंट है। तो ये देखो उसने भी ऐसे लिखा कि 28.0 में से इतना टैक्स चला गया, ठीक है, 4.66 टैक्स चला गया, तो बाकी 23.44 उसने स्टेशनरी के कॉलम में जाके लिख दिया कि इतने की स्टेशनरी है, यानी कि बाकी उसने टैक्स से हट के है। तो जब टैक्स दिया होता है तो आप उसको भी एडजस्ट करते हो, नहीं दिया हो तो ना एडजस्ट करो, पूरी अमाउंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद जैसे 6.4 रेल फेयर, यानी कि पटरी, रेल फेयर यानी कि ट्रेन का जो खर्चा होता है, पटरियां कह रहा हूँ, तो वो ट्रैवल एक्सपेंसेस में लिख दो, बिजनेस के लिए ट्रैवल एक्सपेंस है तो उसने लिख दिया वहाँ पे। इस रिफ्रेशमेंट्स, टैक्सी, रेल फेयर, तो तमाम चीजों को उसने लिखा। इस तरह डे बुक बनती है सारी की सारी पैटी कैश की, जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी होती है कि इतना इतना पैटी कैश, इतना इतना अमाउंट निकल रही, इतनी इतनी अमाउंट जा रही, ताकि कल को मालिक तक बात पहुंचे तो उसे पता हो कि भाई इतना खर्चा हो रहा है और ये इस वजह से हो रहा है, तमाम मामला। और पैटी कैश अगेन क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, खर्चा है बिजनेस के लिए। अच्छा, अब 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 क्या सीन्स हैं कि एक ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, कभी कभार ना पेटी कैश हमेशा पे नहीं करता, कभी कभार उसको पैसे आ भी जाते हैं, किस तरह। अब मैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा नीचे यहाँ पे समझाता हूँ। एज्यूम करो मैं पेटी कैश मैनेजर हूँ, इस बार मैं कस्टमर नहीं, पेटी कैश मैनेजर हूँ, और पेटी कैश का सारा मामला मेरे पास पड़ा हुआ है, सही है। मेरे पास एक बिजनेस का एम्प्लॉय आता है, वो कहता है मुझे ना टैक्सी का खर्चा चाहिए, या रेल खर्चा, जो भी चीज़ के लिए आ कहता है मुझे पैसे चाहिए। मैं अमाउंट निकालता हूँ उसके हाथ में देता हूँ, वो मुझे कहता है 100 रुपये चाहिए। वो मुझसे 100 रुपये लेता है, जेब में डालता है, निकल जाता है। लेकिन उसके यूज सिर्फ 90 होते हैं, यूज सिर्फ 90 होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं उसे प्रूफ मांगूंगा कि भाई 100 रुपये के लगाए तो कहाँ लगाए हैं, उसके पास प्रूफ होगा 90 का, ठीक है। फ्रॉड, अब आपको यहाँ पे वो फ्रॉड कर ले तो यार देखो फ्रॉड की चांसेस तो हर जगह होते हैं, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीकों से। जैसे अब किसी ने मुझसे एक चीज मांगी कि मुझे ना, मुझे फॉर एग्जाम्पल
हाफ लीटर कोक लेके आनी है, तो हाफ लीटर कोक का रेट 70 है आज के लिहाज से। अब कल को क्या होता है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल 70 है, तो अब वो जाएगा 70 रुपीज। मुझे पता है कि यार ये 100 रुपये मैंने से दिया, अगर इसने ये चीज लेनी है तो 70 की ही है, तो सब चीजें पता ही होती है। ठीक है, बाकी वो जब अगर फॉर एग्जाम्पल 90 लगे, लेके मुझसे कितने क्या था 100, 10 रुपये मुझे वापस देने आएगा। ठीक है, वो जब 10 मुझे वापस देगा ना, वो मेरे लिए क्या है, रिसीट्स है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो, इसमें से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे ये 7 पॉइंट स्टेम्स है, $7.10। एज्यूम करो, एज्यूम करो $7.10 में से उसके यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ $7। तो बाकी 10 सेंट्स मैं यहाँ लिख दूंगा कि वो मुझे लाके वापस दे देगा। ये मैंने सेंट्स का साइन लगाया, सेंट्स का साइन मैं इस तरह लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी 10 सेंट्स वो $60 लगे, बाकी 10 सेंट्स जो मुझे टोटल लेके गया था उसने आके मुझे दे दी, तो मैं उसको रिसीट में लिख दूंगा। और मैं जाके यहाँ पे पोस्टेज में लिखूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ $7 की थी, क्योंकि 10 रुपये से मुझे वापस कर दिए। ठीक है, तो अगर कोई पैसे वापस आ जाते हैं, रिसीट रिसीव हो जाते हैं, तो आपने उसको रिसीट्स के अंदर लिखना है, आपने उसको रिसीट्स के अंदर लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पैसे वापस आ गए, पैसे वापस आ गए। ठीक है। अच्छा, अब याद करो मैंने कहा था जब आप पेटी कैश मैनेजर अपना एक वो पैसे देते हैं ना, तो उस वक्त भी पेटी कैश एक वाउचर बनाता है। तो जब उसको पैसे वापस मिलते हैं तो एक और यहाँ डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप बोलते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेटी कैश रिसीट वाउचर। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरी समझाता हूँ, बल्कि स्टोरी यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ, ज्यादा क्लियर समझ आएगी। एज्यूम करो मैं एक पेटी कैश मैनेजर हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ठीक है। मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, उसको मैंने दिए, उसने मुझे कहा 100 रुपये चाहिए, मैंने उसको 100 रुपये दिए, साथ ही एक पेटी कैश पेमेंट वाउचर, PCPV, पेटी कैश पेमेंट वाउचर, मैंने उसको बनाया अपने, रखना तो मैंने अपने पास ही है, मैंने बना लिया, उसके सिग्नेचर करवा लिए और 100 रुपये उसको दे दिया, वो ले गया 100 में से वो 90 उसने यूज किए और 10 रुपये वापस ले आया। अब 10 जब वो वापस ले आया, तो अब दोबारा से मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला जिसका नाम है पेटी कैश रिसीट वाउचर। उसमें सारी मैंने रिसीट्स जो आए हैं वो लिखने हैं। उसके ऊपर मैंने लिखा कि ये 10 रुपये इस बंदे, ये जो डिटेल है, ये जो वो पेटी कैश 100 का लेके गया था, उसके पहले 10 रुपये उसने मुझे वापस किए, ये मैं लिखूंगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि अगर 100 रुपया गया है तो वापस 10 रुपये आए हैं, यानी बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंस 90 का हुआ है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अटैच कर दूंगा, पेटी कैश पेमेंट वाउचर और पेटी कैश रिसीट वाउचर को अटैच कर दूंगा, ताकि जब कोई बंदा ये वाला वाउचर ओपन करे ना, मालिक भी ओपन करे, तो सामने पेमेंट वाउचर है, मालिक देखेगा अच्छा ये 100 रुपए की चीज है। फिर दूसरा पेज उसके साथ अटैच है, वो देखेगा अच्छा 10 रुपए इसमें से वापस आ गए, तो मालिक को भी पता चल जाएगा कि 100 में से 10 रुपए वापस आ गए, मीन्स के आपके जो एक्चुअल एक्सपेंस बिजनेस का हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है वो ओनली 90 का हुआ। ठीक है, तो ये पेटी कैश पेमेंट वाउचर सिर्फ नहीं होता, पेटी कैश रिसीट वाउचर भी होता है। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि आगे भी ये वर्ड यूज होना है। अच्छा, पेटी कैश जैसे कि मैंने बताया सिंपल, बस आपको लॉजिकल होके रहना है, तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो इस टाइप की कोई चीज नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बस आपने फोकस रखना है इसके अंदर। आप, मैंने कहा 2 मिनट ब्रेक दे दूं इस वजह से। अब हम पढ़ने लगे हैं पेटी कैश के अंदर इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं, फिर कुछ फॉर्मूलाज हैं उसकी तरफ जाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक एंड, चैप्टर एंड है। ठीक है, चैप्टर हमारा ये इतना सही है, इसके अंदर यही सारी बातें हैं। अच्छा, अब एज्यूम करो जरा, अब क्योंकि पेटी कैश की हमें बेसिक लॉजिक समझ आ गई, तो अब एज्यूम करो, अब मैं इम्प्रेस्ड सिस्टम समझाने लगा हूं कि इम्प्रेस्ड सिस्टम का क्या मतलब है। तुम्हारे अकाउंटेंट ने 100 रुपया, एज्यूम करो, अभी समझो कि पेटी कैश वाले को, पेटी कैश मैनेजर को भी तो पीछे से पैसा आता है ना। मैं अगर मैनेजर हूँ पेटी कैश का, मैं आगे एम्प्लॉयज को पैसा देता हूँ, लेकिन मुझे भी तो पीछे से पैसा मिलता है। और वो फॉर एग्जाम्पल मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट आके ना 100 रुपया पूरे महीने का दे गई, उसने कहा यार पूरे महीने का 100 रुपये, एज्यूम करो, एज्यूम मैं एक एजम्पशन बेस्ड बात कर रहा हूँ कि हर महीने हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि 100 रुपये स्टार्ट में मुझे 100 रुपया दे दिया। ठीक है, अब पेटी कैश मैनेजर फॉर एग्जाम्पल मैं, जो कि पेटी कैश मैनेजर हूँ, एज्यूम करो महीना गुजरा और मेरे उसमें से सिर्फ यूज हुए 30 रुपए।
मेरा अकाउंटेंट मुझे कितने देके गया था कि पेटी कैश में रख 100, मेरा सिर्फ यूज हुआ 30 रुपए। अब कैश इन द टिल या फिर कैश इन द बॉक्स, अब मेरे पास, अब ऑब्वियसली मेरे पास 100 आया था ना अकाउंटेंट की तरफ से कि यूज कर लेना, उसमें से 30 यूज हो गए, तो बच कितने गए? 70 रुपए बच गए। 70 रुपए बच गए। अब इम्प्रेस सिस्टम ये कहता है कि आपने ये नहीं करना कि पहली बार 100 दिया, अगली बार फिर 100 दे दो, नहीं, अगली बार फिर 100 दे दो, नहीं, अगली बार फिर 100, ऐसा नहीं करना। इम्प्रेस सिस्टम ये कहता है कि जस्ट आपने जो कमी आई है ना पैसों में, उसको फिल आउट करना है, और उसी लेवल तक जाना है जिस लेवल पे पहली मर्तबा आपने पैसे दिए थे। यानी कि पहली मर्तबा आपने 100 दिए थे, अब आप गए, क्योंकि पेटी कैश मैनेजर के पास पहले ही कुछ पैसे पड़े होंगे, आपने जितनी कमी होगी वो देनी है, और वापस 100 तक आना है। तो ये देखो, अगर 70 रुपए मेरे पास ऑलरेडी कैश बॉक्स में पड़ा हुआ है, अकाउंटेंट आया, उसने पूछा कितने लगे हैं, मैंने कहा 30 रुपए लगे हैं मेरे इस महीने, अच्छा तुम्हारे पास कितने हैं, मैंने कहा 70 रुपए हैं। तो नाउ द टॉप अप अमाउंट, अब टॉप अप अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं, उस डिफरेंस को जो कमी आई होती है, तो टॉप अप अमाउंट इज पेड। तो मेरा अकाउंटेंट मुझे अगली बार पूरी की पूरी अमाउंट नहीं देगा, इस पूरी अमाउंट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो पहली मर्तबा पे होती है। तो मेरा जो अकाउंटेंट है मुझे पूरी की पूरी इम्प्रेस्ड अमाउंट नहीं देगा, यानी इम्प्रेस्ड अमाउंट समझ लो मैक्सिमम जो पहली मर्तबा दी जाती है अमाउंट टोटल, तो वो अमाउंट नहीं देगा, वो मुझे टॉप अप अमाउंट देगा। और टॉप अप अमाउंट का मतलब ये है, एंड विल टॉप अप अमाउंट का मतलब ये जो डिफरेंस है, एंड विल मेक दैट अमाउंट 100, यानी कि वो अमाउंट 100 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल 30 जिसका मतलब यहाँ के लाते 30, देखो ना, 100 मेरे पास थे, उसमें से 30 लग गए, 70 बच गए, अगला महीना आ गया, तो वो ये नहीं करेगा कि 100 दे के जाएगा, वो जस्ट देखेगा 70 है, वो मुझे 30 दे देगा, फिर से 100 हो जाएंगे। अगला महीना आया, अब एज्यूम करो 40 लग गए, जितनी कमी होगी सिर्फ वो पे करेगा, और मैक्सिमम उस लेवल तक लाएगा जो लेवल डिसाइडेड है, इम्प्रेस्ड अमाउंट जिसको आप बोलते हो यहाँ पे 100 रुपए। ऐसा अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि 100 रुपए है, उसमें से 30 रुपए लग गया, अगले महीने आके वो 100 देगा, तो ये तो पहले वाले 70 भी पड़े हैं आपके पास, अगला 100, 170 हो गया। इसी तरह अगले बार फिर आपके 40 रुपए लगे, अभी भी आपके पास 130 पड़े हैं, वो मजीद 100 दे देगा, तो 230 हो जाएंगे। तो ये नहीं, इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि टॉप अप करो उस अमाउंट को। टॉप अप का मतलब होता है कि उस लेवल तक लेके जाओ जो एग्रीड लेवल है, उस लेवल तक लेके जाओ, 100 तक बस। अगली बार फिर अगले महीने आओ, फिर देख लो कितने, अगर पूरे 100 लगा भी देते ना, कोई इशू नहीं, पूरे 100 लगा भी देते, फिर अगली बार 100 दे दो पूरा। लेकिन अगर 50 लगा रहा है तो बाकी 50 पे करने हैं। तो ये होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम इन पेटी कैश ये टॉपिक है, और इसके अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाने लगा। सबसे पहला फॉर्मूला, इम्प्रेस्ड अमाउंट में से आप कैश इन द बॉक्स माइनस कर दो। इसकी लॉजिक भी समझाऊंगा। इम्प्रेस्ड अमाउंट में से आप कैश इन द बॉक्स माइनस कर दो, आपके पास टॉप अप अमाउंट आ जाएगी। ये भी वैसे समझा दी हुई है, दोबारा सुन लो। आपके पास आपने ना इम्प्रेस्ड अमाउंट, वो अमाउंट जो मैक्सिमम लेवल है, एज्यूम करो आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट है 1500, $1500 आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट है, यानी कि मैक्सिमम लेवल है। उसमें से कैश आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के पास 800, तो वो माइनस करो ना, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि टॉप अप अमाउंट है। ये मतलब वो अमाउंट अगर आपको मिल जाए तो आप फिर से 1500 पे पहुंच जाओगे। 1500 माइनस 800, 700। अब आपको बिजली आपके आपके पास कितने थे, अभी मैंने बोला 800, 800 में 700 ऐड करो जो आपको मिलेंगे, 1500 फिर आपके पास आ गया। ठीक है, समझ से आ रहा है। Wait a minute. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, मेरे शहजादों, हम बात कर रहे थे कि इम्प्रेस्ड अमाउंट में से कैश इन द बॉक्स माइनस करो तो आपको टॉप अप अमाउंट मिल जाती है। टॉप अप अमाउंट को और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रीइम्बर्स्ड अमाउंट, मतलब दोबारा से इम्बर्स करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो अमाउंट। रिप्लेनिश्ड अमाउंट, रिप्लेनिश्ड अमाउंट ये भी पूछ सकता है। और कैश नीडेड, मतलब ये भी बोल सकता है हाउ मच कैश इज नीडेड इन द पेटी कैश टू टॉप अप द अमाउंट, तो वो टॉप अप अमाउंट तब आपने निकालनी। तो मतलब कि ये सिंपल है कि टोटल इंटरेस्ट अमाउंट में से कैश इन द बॉक्स माइनस कर दो तो आपके पास टॉप अप अमाउंट आ जाएगी, पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसके बाद,
दूसरा फॉर्मूला आपके पास है टोटल पेमेंट्स माइनस टोटल रिसीट्स। अच्छा, ये आपको समझाते हैं इस तरह कि आपने फॉर एग्जाम्पल पूरे मंथ के अंदर पेटी कैश मैनेजर को ना 100 रुपया दिया गया, जरा गौर से देखना, जरा गौर से। 100 रुपया दिया गया इम्प्रेस्ड अमाउंट एज्यूम। अभी मैं लहदा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ लहदा केस रखना है, इसमें इम्प्रेस्ड अमाउंट यूज नहीं करनी। आपको दिया गया, आपको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया दिया गया, आपने उसमें से सिर्फ 30 यूज किए, ठीक है, बाकी 70 बच गए। अगली बार आके आपको कितने मिलेंगे? 30। यानी यहाँ पे पहली चीज 30। अब अगर आपको अभी रिसीट्स को ना देखो, पहली लाइन को देखो, 30 मिलेंगे, ऐसे ही है ना। 100 में से आपने 30 जितने यूज किए उतने ही आपको मिलेंगे ना। एज्यूम करो ये जो 30 को कोई बंदा आपसे 30 लेके गया था ना, कोई भी बंदा आपसे 30 रुपीज लेके गया था, तभी तो ये 30 का खर्चा हुआ है। एज्यूम करो आपको ये 30 में से 10 रुपीज वापस कर गया था, यानी वो आपके लिए क्या थी? रिसीट थी। 10 रुपीज आपके लिए रिसीट थी, यानी आपने किसी को 30 दिए, पेमेंट वाउचर बनाया, पेमेंट की टोटल पेमेंट आपकी 30 रुपए की है पूरे महीने की। लेकिन वही बंदा 30 में से 10 रुपए वापस ले आया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वापस पैसे आ सकते हैं, जिसको आप रिसीट्स मानते हो, जिसके लिए पैटी कैश रिसीट वाउचर बनाते हो और उसको आप अटैच करते हो पैटी कैश पेमेंट वाउचर के साथ। ठीक है, तो आपको 10 रुपए की रिसीट आ गई। अब अगर आपको 10 रुपए वापस मिल गए हैं और आप अपने अकाउंटेंट से कहोगे मुझे 70 रुपए पूरे दो, वो कहेगा बेटा 70 रुपए नहीं मिलेंगे। हाँ, आप उसे कहो कि फॉर आप उसे कहो कि मुझे ना क्या कहते हैं 30 रुपए, क्योंकि 30 रुपए यूज है, आप उसे कहो कि 30 रुपए जो है ना वो मुझे वापस दो, तो वो कहेगा 30 रुपए नहीं मिलेंगे। हम कहेंगे भाई 30 क्यों नहीं मिलेंगे, हमारा 30 की पेमेंट हुई है, 30 का खर्चा हुआ है। कहेगा जब बेटा जो 30 तेरे से लेके गया था ना, 10 वापस भी लेके गया था। जो 30 तेरे से लेके गया था, अगर हम तुझे 30 ही दे देंगे तो वो तुम्हें 10 पहले दे गया हुआ है, और तुम्हारे जेब में अभी 70 रुपए नहीं है, तुम्हारी जेब में 80 रुपए है, क्योंकि 30 में से 10 तो वो तुम्हें दे गया। तो तुम्हारे पास 80 है, हम तुम्हें 30 देंगे, तो इंटरेस्ट अमाउंट से ऊपर चली जाएगी बात। हमें इंटरेस्ट अमाउंट तक रखनी है। तो आप जितनी भी टोटल पेमेंट्स है, मानते हैं कि टोटल पेमेंट्स की वजह से ही फर्क आता है, जो पेमेंट आप करते हो, पेमेंट्स का मतलब पेमेंट वाउचर, पेमेंट्स आप करते हो उसी की वजह से फर्क आता है, हम मानते हैं, उसी के बदले हम पैसे ही देते हैं, जो हला आया होता है, जो डिफरेंस आया तो वही पैसे देते हैं। लेकिन अगर कोई वापस आके रिसीट दे तुम्हारे लिए, रिसीट या कोई पैसे आ रहे हैं, उसको उसमें से माइनस करो, तो 30 में से अगर 10 तुम्हें वापस आ गए थे, तो तुम्हें हमसे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए मांगने चाहिए। तुम्हें हमसे सिर्फ 20 रुपए की, तुम्हारे यूज ही 20 रुपए है। तुमसे 30 लेके गया, 10 वापस ले आया, तो 20 यूज हुए। मतलब तुम, मेरी जेब में एक्चुअल में भी 70 नहीं 80 पड़े हुए थे पहले के, मैं चुप करके कहता यार कोई नहीं पैसे आ जाएंगे, जितना कैश ज्यादा होगा उतना मैं कुछ फ्रॉड कर सकूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जी भैया, टोटल पेमेंट में से टोटल रिसीट माइनस करो, बाकी अमाउंट टॉप अप अमाउंट है, बाकी अमाउंट आपको मिल सकती है। तो ये दो हमने फॉर्मूला सीखे पैटी कैश के अभी तक इंटरेस्ट अमाउंट के सिस्टम में रहते हुए। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये है कि कैश इन द बॉक्स। तीसरा फॉर्मूला, ये जो पहले दो थे ना, ये टॉप अप अमाउंट के थे। पहले दो अगर आप नोटिस करो तो ये टॉप अप अमाउंट के फॉर्मूला था, जबकि तीसरा जो है वो इम्प्रेस्ड अमाउंट का फॉर्मूला है। इम्प्रेस्ड अमाउंट वो टोटल अमाउंट जो एग्री होती है ना, उसके उसका वो निकालने का फॉर्मूला है। अब उसका फॉर्मूला क्या है देखो, कैश इन द बॉक्स, ठीक है, जितना भी कैश आपके बॉक्स में है, जितना भी कैश आपके बॉक्स में है जो एक्चुअल में पड़ा हुआ है, प्लस पेटी कैश पेमेंट वाउचर, जो मतलब आपने पूरे महीने में पेमेंट वाउचर किसी को पैसे, जितने भी पैसे टोटल पेमेंट्स किए हैं वो। अच्छा, इसके आगे मैंने लिखा है IOU फॉर्म्स, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, IOU फॉर्म्स। ये भी बताता हूँ, इसके इस पे 2 मिनट बाद आते हैं, इससे अगले पे आओ, माइनस पेटी कैश रिसीट वाउचर। ये तो आपको समझ आ गई ना कि जहाँ पेमेंट आएगी उसमें से रिसीट माइनस होती है, ताकि हम लोग ठीक, जैसे ऊपर भी टोटल पेमेंट माइनस टोटल रिसीट किया, तो इसमें से मैंने माइनस किया टोटल रिसीट, ठीक है, क्योंकि वो तो मुझे मिल गए हैं, तो वो मैं दोबारा से फिर अगर एक चीज मुझे वापस मिल गई है तो मैं दोबारा से क्लेम नहीं कर सकता। अब बात करने लगे हैं IOU फॉर्म पे। IOU फॉर्म ये होता है, जैसे अज्यूम करो मुझे ना, एक तो मैंने बताया ना कि मैं पेटी कैश मैनेजर के पास जाऊंगा अगर एम्प्लॉय हूँ, तो मैं उसे बिजनेस के पर्पस के लिए लूंगा। एज्यूम करो मुझे पर्सनली कोई इशू हो गया, जैसे एज्यूम करो मैं गाड़ी लेके गया कॉलेज, सही है, अब मैं कॉलेज में हूँ और मेरी गाड़ी का कोई इशू हो गया, कोई टायर पंचर हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, एज्यूम करो मैं चला गया अपने पेटी कैश मैनेजर के पास, उसे मैंने कहा यार मुझे पैसे दे दे। अब वो कहेगा किस मकसद के लिए चाहिए, मैं कहूँगा यार मुझे तो अब चाहिए पर्सनल पर्पस के लिए, वो कहेगा हम बिजनेस के लिए देते, बिजनेस पेमेंट के कैश पेमेंट वाउचर पे तो पेटी कैश पेमेंट वाउचर पे तो सारे बिजनेस के मामला आते हैं, वो लिख सकते हैं।
तो मैं कहूँगा यार मुझे उधार के तौर पे दे दे 5,000 रुपये, मैं कल ला के दे दूंगा, या 1,000 रुपये दे दे, मैं कल ला के दे दूंगा। अब वो मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1,000 रुपये देता है, तो उसके बदले वो एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं IOU। IOU का मतलब पता है क्या होता है? IOU, और IO का मतलब होता है लाइबिलिटी, बताया हुआ मैंने आपको। तो IOU का मतलब ये है कि मेरी तुम्हारी तरफ लाइबिलिटी है। IOU फॉर्म मैं फिल करके उसके ऊपर साइन जब करूंगा और पैसे निकलवाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं पेटी कैश मैनेजर को कह रहा हूँ कि भाई मैं तुमसे पर्सनली पैसे लेके जा रहा हूँ अपने पर्सनल मकसद के लिए, पर्सनल जरूरियात के लिए, और मैं तुम्हारी तरफ लायबल हूँ, ये पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अब जब पैटी कैश मैनेजर मुझे पैसे देगा तो ऑब्वियसली उसकी जेब से तो पैसे निकले, जिस तरह पेमेंट के पैटी कैश पेमेंट वाउचर में पैसे निकल रहे हैं, उस तरह उसकी जेब से तो पैसे निकले। इस वजह से पेमेंट पे पैटी कैश पेमेंट वाउचर के साथ IOU फॉर्म को ऐड किया जाता है, क्योंकि दोनों केस में पैसे निकल रहे हैं मैनेजर के हाथ से। हाँ, एक केस है जिसमें उसको पैसे मिल रहे हैं, पैटी कैश रिसीट वाउचर, मैंने रिसीट वाउचर लिखा हुआ है, इस केस में इसको माइनस किया जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी वापस आ गए ना। तो वो जब वापस आ गए हैं तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, वो तो आपकी जेब में पहले पड़े हैं पैटी कैश मैनेजर की, तो इसलिए माइनस होगा। तो कैश इन द बॉक्स प्लस पैटी कैश पेमेंट वाउचर प्लस IOU फॉर्म माइनस पैटी कैश रिसीट वाउचर करोगे, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो टोटल अमाउंट थी। ये फॉर्मूला, जो तीनों फॉर्मूला हैं, इसको आपने 2 से 3 मरतबा लिखना है। रीजन क्या है? बड़े टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट होते हैं एग्जाम में, याद रखना टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। नॉन इम्प्रेस सिस्टम सिंपल, एक उर्दू में मैंने आपको सिर्फ उसका बताना है। जिसको इम्प्रेस सिस्टम समझ आ गया उसका ओल्ड सिस्टम है। इसमें कोई भी इम्प्रेस्ड अमाउंट नहीं होती कि इतना लेवल होना चाहिए। इसमें ये होता है, डिसाइड हो जाता है कि हर वीक आएगा एक बंदा अकाउंटेंट, और हर वीक के बाद आके वो $100 आपको दे जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अगले के कितने पैसे यूज हुए हैं। जैसे मैं पेटी कैश मैनेजर हूँ, मुझे हर वीक 100 मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं पहली मरतबा मुझे 100 मिले, उसमें से 50 यूज हो, 50 मेरी पास पड़ा हो, मुझे मजीद 100 आ जाएगा, मेरे पास 150 हो जाएगा, फिर अगले वो भी यूज होगा उसमें से। इसमें ये नहीं देखा जाएगा। और इसमें एट लास्ट इकट्ठा वो क्या होता है कि एक अमाउंट जो मेरे पास ऑब्वियसली ज्यादा बच जाएगी। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एट 6 महीने बाद मेरे पास कुछ 1,000 रुपये पड़े हो, वो इसी तरह के 100 में से मैं यूज तो पूरे पूरे 100 नहीं हुए, ठीक है, कम यूज हुए, बाकी जो अमाउंट है वो मेरे पास पड़ी होगी, मैं उसका लायबल हूँ, मैं उसका लायबल हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं उसका लायबल हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें कोई इम्प्रेस सिस्टम नहीं है। हर महीने आएगा और हर हफ्ते आएगा और 100 रुपये दे देगा। मैंने एग्जाम्पल लिया कि हर हफ्ते आएगा, जरूरी नहीं हर महीने भी हो सकता है, हर 6 महीने भी हो सकता है। तो नॉर्मली महीना या हफ्ता होता है, ठीक है, और वो सेम अमाउंट दे देगा और उसमें कोई इम्प्रेस सिस्टम नहीं। लास्ट इस टॉपिक की वो चीज़ है डबल एंट्री। कि डबल एंट्री क्या होगी? देखो, पेटी कैश एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की डबल एंट्री क्या होती है? हमेशा डेबिट होता है एक्सपेंस, क्रेडिट कैश। तो डेबिट आप करोगे पेटी कैश एक्सपेंस, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, और क्रेडिट सिंपल आप कर दोगे कैश को, ठीक है, क्योंकि आपने बदले में कैश पे की। यहाँ हमारा चैप्टर पेटी कैश का एंड है, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और बाकी जिसको कोई इशू हो, कोई हो, वही हाजिर है ग्रुप में, आप लोगों अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।